हाय जी, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हमें स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स का जो कि पहला लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जो भी इंडिया का संविधान है ना कैसे डेवलप किया गया उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया encompasses a series of legal and political milestones that shape the governance and legal framework of the country, eventually leading to the formation of the Constitution of India in the 1950 जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं ना, मतलब से जैसे कैसे कैसे बना, मतलब कैसे कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे, उसको बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला तो जो कि अगर सबसे पहला पता ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, जो पहला तो आया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का पहला ये थी, यहीं से स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, वो पहला स्टेप लिया था कि जो कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो उसका कंट्रोल एंड रेगुलेट ले लिया था, अब मतलब अपने हाथ में ले लिया था कि उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, establish of the head establish of the office in लंदन। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ना ऑफिस था ना, मेन हेड ऑफिस वो भी लंदन में था। लॉर्ड वारन हेस्टी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो कि लॉर्ड वारन हेस्टी थे ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू लॉर्ड वारन हेस्टी के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। क्रिएटिंग द फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्रिएट किया गया, पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया गया। एंड क्रिएटिंग द सुप्रीम कोर्ट, उसी समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया, जो कि एक चीफ जस्टिस थे और दो मतलब 3 अदर जजेस थे। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं, उसके बाद लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। जो कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था ना 1784 में। उसमें क्या क्या करना, इंट्रोड्यूस द डुअल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी मतलब डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलॉट किया गया कमर्शियल फंक्शन के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि पॉलिटिकल अफेयर देखेगा, और 6 मेंबर के कमिटी 6 मेंबर की एक बनाया गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट में आया था जो कि 1813 में लाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में लाया गया था। इंड मतलब समाप्त किया गया द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था ना, तो उसको ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट दो को छोड़ को, ट्रेड विथ टी एंड ट्रेड विथ चाइना। मतलब ट्रेड अब चाइना से जो भी ट्रेड करना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू करना है, और जो भी चाय का जो ट्रेड होता है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। ये दो के छोड़ के सारे को ख़त्म कर दिया गया मोनोपोली। अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरी टू द प्रमोट देयर द रिलीजियस इन इंडिया। वो इंडिया में उसको अलाउ किया गया कि आप क्रिश्चियन जो रिलीजियस है ना, उसको प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में आके। अब प्रोविजन वाज मेड दैट द कंपनी शुड बी इन्वेस्ट 1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब प्रोविज़न दिया गया कि आप हर साल 1 लाख मतलब रुपया, मतलब 1 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं एजुकेशन पर वो खर्च नहीं, मतलब पर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके लिए काफ़ी विरोध हुआ मतलब लंदन में कि नहीं, कि आप एजुकेशन के लिए मतलब इंडिया में कैसे खर्च कर सकते हैं 1 लाख रुपया। पर इसका मतलब ये जो एक प्रोविज़न लाया गया, पर इसका कोई मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट, जो कि 1833 में आया गया था, 20 साल बाद आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट में क्या है, द मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उसको मतलब प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बिंटेक थे।
जो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमूवल लेजिस्लेटिव पावर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को उसको सेंट्रलाइज कर गया। अभी जो भी लेजिस्लेटिव पावर था ना, ऊपर लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब बात हटा दिया गया, अलाउ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिया टू द पब्लिक ऑफिस। जो भी पब्लिक ऑफिस था ना, उसमें इंडियन को भी अलाउ किया गया थ्रू। तो दिस वाज द रियरली इम्प्लीमेंटेड, मतलब बहुत रियरली हुआ था इम्प्लीमेंट, ये मतलब हर जगह नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, मगर कम कम जगह इम्प्लीमेंट हुआ था। all legislative power of the British India went in the hand the Governor General of India। जो भी लेजिस्लेटिव पावर था ना, उसको मतलब ब्रिटिश ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1853 में, हर एक 20 साल पर आया था। पहले आया था 1813 में, 1833 में, 1853 में आया था चार्टर एक्ट। उसमें क्या इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर इंडिया इन द सिविल सर्विस। जो भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, उसमें मतलब उसमें जो भी इंडियन को ओपन कर दिया कि इंडियन भी आके सिविल सर्विस में बैठ सकते हैं। उसके पहले इंडियन कोई भी सिविल सर्विस में नहीं बैठाता था ना, मतलब सिविल सर्विस में मतलब का पेपर नहीं देता था, वो ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे। जो कि 1853 में हम लोग के लिए ओपन किया गया था इंडियन को, कि इंडियन सिविल सर्विस में एग्जाम में मतलब बैठ सकते हैं। अलाउ द इंडियन टू कम्पीट फॉर द सीनियर पोजीशन। जो अलाउ किया गया कि जो भी इंडियन है उसको कम्पीट करे उस सीनियर पोजीशन के लिए, मतलब बड़े बड़े जैसे कि मतलब डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, अच्छे मतलब इसके लिए अलाउ किया गया है। सिक्स न्यू मेंबर वेयर द एडेड एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो भी 6 मेंबर और एडेड किया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आउट ऑफ द 6 मेंबर 4 अपॉइंटमेंट द 6 में से 4 को अपॉइंटमेंट किया गया बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट था ना, ब्रिटिश कंट्रोल को, तो उसके द्वारा अपॉइंट किया, एंड मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा 4 को अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश जो उसके बाद है ब्रिटिश क्राउन रूल, मतलब उसके बाद प्रॉपर ब्रिटिश रूल आया। कब ब्रिटिश रूल कब? जबकि 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसके बाद से प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ना अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लाया गया। ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ना ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश मतलब जो भी ब्रिटिश क्राउन थे ना उसके पास मतलब पावर ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र टू द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो भी ब्रिटिश क्राउन थे ना, क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उनके पास पावर ट्रांसफ़र कराया गया। ठीक है, फ्लोइंग द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 जो भी 1857 का रिवॉल्ट को देखकर उसके बाद पावर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन इन लंदन। जो भी लंदन है ना, मतलब लंदन में ना इंडियन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मतलब अपॉइंटमेंट किया है कि जो भी मतलब लंदन में अपॉइंटमेंट किया कि जो भी इंडिया में हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट आप लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को थी एस्टेब्लिश किया गया, उसको रिपोर्ट करेगा। वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट क्वीन एलिजाबेथ मतलब ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसको इसलिए उसको अपॉइंट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एस्टेब्लिश किया गया इंट्रोड्यूस द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया विथ द गवर्नर जनरल टू द वाइसराय। मतलब गवर्नर जनरल से वाइसराय मतलब वाइसराय में कन्वर्ट किया है, वाइसराय बन गया। ठीक है, वाइसराय वाज द रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश क्राउन। जो भी इंडिया का वाइसराय था ना, वो डायरेक्ट मतलब ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था, रिप्रेजेंट करता था। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया मतलब इंडिया बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में एक्सपेंडेड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू इंक्लूड द एडिशनल मेंबर। जो भी गवर्नर जनरल का काउंसिल था ना, उसको इंक्लूड किया गया एडिशनल मेंबर के लिए, मेंबर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया। लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो भी थी काउंसिल
गवर्नर जनरल काउंसिल है ना, उसमें एक्सपेंड किया, पर उसमें इंडियन का लिमिटेड कर दिया गया था कि हाँ इतना से ज़्यादा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था, ठीक है। ये तो फर्दर द एक्सपेंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंड किया, 24 लाया गया, 24 को मेंबर आया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था, जो कि वो नाम के इलेक्शन था पर इलेक्शन उसको नहीं बोला जाता था, फॉर द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ काउंसिल, जो कि जो काउंसिल के मेंबर थे ना वो नॉन ऑफिशियल थे, उसमें लाया गया। उसके बाद गया लाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड मोरले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो भी इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ मतलब इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, जो कि लॉर्ड मोरले को अपॉइंटमेंट किया, and Minto was the viceroy. Hence the act came to the known as the Morley Minto reform. मोरले मिंटो रिफॉर्म किया गया है। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना वो लॉर्ड मोरले को अपॉइंटमेंट किया गया, और लॉर्ड मिंटो है ना जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। उसी को दोनों को मिला कर एक एक्ट बोला गया जो मोरले मिंटो रिफॉर्म बोला गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल, इसी में जो भी लॉर्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था ना उसी में इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम के लिए, जो भी मुस्लिम है ना उसके लिए अलग से एक कोटा लाया गया, इलेक्ट्रोरेट लाया गया, एंड अलाउ देम द इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी मतलब गवर्नर जो भी काउंसिल था ना उसमें अलग से लाया कि हाँ मुस्लिम के अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा, मतलब उसमें अलग से रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, जो भी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल है ना उसको एक्सपेंड किया गया। उसके बाद लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 में, जो कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला भी जाता है। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी सिस्टम, जो कि डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इन द प्रोविंस डिवाइडिंग द सब्जेक्ट ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर एंड द रिजर्व को कैटेगरी को दो बार में डिवाइड किया कि कौन ट्रांसफर कर सकता है कौन रिजर्व कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंडेड द इंडियन इलेक्टोरेट सिस्टम इन, जो भी इंडियन का इलेक्टोरेट सिस्टम है ना उसको और बढ़ावा दिया, मतलब एक्सपेंड किया गया। पहले वो मुस्लिम को मिला, फिर सिख को मिला गया, क्रिश्चियन को दिया गया, यूरोपियन यूनियन को, एंग्लो इंडियन को, इंग्रीज, इसको कर करके मतलब इंक्रीज किया गया, इंक्रीज इन द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, उसको करके जो भी इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस है ना उसको पार्टिसिपेशन करने के लिए मतलब एक्सपेंडेड किया गया, ठीक है। उसके बाद किया गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर टू वाज introduced at the central constituting the council of state, this upper house किया गया, and the upper house and the central legislative council जो कि लोअर हाउस बोला गया, ठीक है। पहले काउंसिल ऑफ स्टेट को जैसे पहले बोला था ब्रिटिश ने बोला था काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस, एंड द जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कि लोअर हाउस बोला गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस, जो कि 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ था 1919 में। इसके पहले भी इलेक्शन का हुआ था पर वो इनडायरेक्ट हुआ था, मतलब वो उसको इलेक्शन का नाम नहीं दिया गया था। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ था 1919 में, जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था उस समय हुआ था। अब उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि यह एक मिनी एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये इसमें बहुत सा चेंज किया गया, प्रपोज किया ऑल इंडियन फेडरेशन इसमें प्रपोज किया, जैसे विच वाज द नॉट इम्प्लीमेंट, इसको मतलब इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। कंसिस्टिंग द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, मतलब ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट में मतलब दोनों में बात हो चुका है। इंट्रोड्यूसिंग द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किया उसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड रिप्लेसिंग द डायरकी सिस्टम, जो भी डायरकी सिस्टम था ना उसको डायरकी सिस्टम विथ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस, डायरकी सिस्टम को रिप्लेस करके मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया इन द प्रोविंस बना दिया गया था। एस्टेब्लिश किया गया था ए फेडरल कोर्ट एंड द प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन द सेपरेट इलेक्ट्रोम, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, उसी में दिया गया। अब बात है टू आर द इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडिपेंडेंस आज़ादी के मतलब ये थी हुआ था, आज़ादी के लिए बढ़ने गया कि हाँ भाई आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था, ठीक है। प्रपोज द ग्रांटिंग, मतलब प्रपोज किया था कि ग्रांट मतलब आपको ग्रांटिंग देगा कि इंडिया के डोमिनियन स्टेट दे देगा। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना उसको, मतलब उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है ना इंडिया से प्रपोज किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे आफ्टर द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट है ना, उसके वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बट विच वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियन लीडर, जो भी इंडिया के लीडर थे ना उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। उसके बाद आया था 1946 में आया था कैबिनेट मिशन लाया गया था, प्रपोज ए प्लान फॉर इंडिया, जो कि इंडिया propose a plan for India independence, suggesting the formation of a constitutional assembly, जो कि कैबिनेट मिशन लाया ना, उसने बताया कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, पर पहले आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को मतलब असेंबली एक ड्राफ्ट कीजिए और उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लीजिए, उसके बाद हम आपको दे देंगे। सजेस्ट द 3 टायर स्ट्रक्चर प्रोविंस ग्रुप ऑफ प्रोविंस एंड द यूनियन विथ द लिमिटेड पावर, ये 3 टायर स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद आया था 1947 में, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने पास किया, लीडिंग टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन अगस्त 15 एंड 1947, जो कि 15 अगस्त 1947 को पहले इंडिया थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान, जो कि 15 अगस्त 1947 को मतलब हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। ग्रांटेड द कंप्लीट, जो ग्रांट कंप्लीट कर दिया, एंड अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, इंडिया का अलग एस्टेब्लिश किया, इंडिया का अलग और पाकिस्तान का अलग एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 से लेकर 1950 तक ले फॉर्मेशन किया गया। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्मेशन किया कि हाँ एक असेंबली फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम लोग का संविधान बनाना ना, कैसे हम लोग का संविधान डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे रूल कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं हमारे कंट्री को, उसके लिए पहला तो फॉर्मेशन हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड द 1946, पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड हुआ था 1946 में टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले भी इलेक्टेड हुआ था, पर मतलब वो डायरेक्ट हुआ था, इलेक्टेड हुआ था 1946 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल को ड्राफ्ट करना था, ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, उसको हेड प्रेसिडेंट मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड किया गया। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, उसको मेन ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपॉइंटमेंट किया गया। और उसके बाद ड्राफ्टिंग प्रोसेस हुआ। ड्राफ्टिंग प्रोसेस में द असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम मतलब मिला, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिला, और उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेट किया, मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू वाज अडॉप्टेड, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव था ना उसने मतलब वो ऑब्जेक्टिव था उसने मतलब मूव किया। जवाहरलाल नेहरू वाज अडॉप्टेड ऑन द जनवरी 22 1947 के आउटलाइनिंग द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भी 22 जनवरी 1947 को मतलब मूव किया कि हाँ ये हमारा रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग का एडॉप्शन है, जैसे द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेपर बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी, जो भी ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा प्रेपर हो गया। एंड द प्रेजेंट टू द असेंबली, जो असेंबली में प्रेजेंट किया गया।
आफ्टर द एक्सटेंसिव डिबेट, उसके बाद डिबेट हुआ एंड डिस्कशन भी हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और कमेंसमेंट मतलब जो कि 26 जनवरी, जैसे कि कमेंसमेंट होता है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, जैसे इफेक्ट कोई चीज़ हम लोग इफेक्ट में लाते हैं तो उसकी यादगार में हम लोग मनाते हैं कि हाँ कमेंसमेंट की, जैसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया था एनुअल रिपब्लिक डे, क्योंकि हम लोग का एनुअल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जो कि गणतंत्र दिवस बोला जाता है, ठीक है। उसी को इसी मतलब इसी दिन 26 नवंबर आया था ना, तो उसके बाद उसी दिन, तो मतलब उस दिन अडॉप्ट कर लिया गया, पर इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में होता है ना, जो उसको पावर दिया गया, वो 26 जनवरी 1950 को पावर में आया गया, ठीक है, जो कि उसी के कारण सेलिब्रेट करते हैं हर साल। जो यह एक नेशनल फेस्टिवल भी माना जाता है, रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे होता है। अब फिर से 15 अगस्त भी होता है, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर भी होता है, जो कि नेशनल फेस्टिवल होता है। अब की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फीचर बताए, जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, जो कि आगे चल के हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे।